सुप्रभातम। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा बिंदु है वह बिंदु है जो कक्षा 10वीं में जिन भैयाओं ने अभी प्रवेश किया है उन भैयाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम NCERT के द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है किसका, CBSE का, आज हम आपको CBSE के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हमारे हैं, हमें किन किन बिंदुओं की तैयारी करनी है, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए कि जो कक्षा 10वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत CBSE पाठ्यक्रम में जो जो बिंदु हैं उन बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों सर्वप्रथम हम इन बिंदुओं के आधार पर हमारा अध्ययन प्रारंभ करते हैं। बाद में जैसी भी परिस्थिति होगी, किसी पाठ्यक्रम में संशोधन होगा तो हम उस संशोधन के अनुसार भी तैयारी करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम बात करते हैं अपठित जो विषय वस्तु है यह हमारे 12 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 12 अंकों की। इसमें 40-50 शब्दों में एक गद्यांश होगा। 40-50 शब्दों में एक गद्यांश होगा। वह गद्यांश आपके 4 अंक का होगा। इसमें क्या है बच्चों, इस गद्यांश के अंतर्गत 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 4 प्रश्नों के हमें उत्तर उस गद्यांश से ढूंढकर देना है। इसी प्रकार 80 से 100 शब्द में एक सरल गद्यांश होगा। 80 से 100 शब्द में एक सरल गद्यांश होगा जो आपके 8 अंकों का है। इसके अंतर्गत शीर्षक है, गद्यांश में से प्रश्नोत्तर है और भाषिक कार्य है। ये सब उसमें आने वाले हैं। तो हमारे अपठित जो है वो 12 अंकों का होगा। 4, 8, 12 निश्चित रूप से यह आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहेगा, संशोधित पाठ्यक्रम आने पर भी। इसी प्रकार रचनात्मक कार्य के अंतर्गत भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी प्रकार का संशोधन हो जाएगा लेकिन जो आपका रचनात्मक कार्य है वो यथावत ही रहेगा। वह संकेत धारित अनौपचारिक पत्रम। संकेत धारित का तात्पर्य होता है मंजूषा। आपको मंजूषा दे दी जाएगी और उन मंजूषाओं के आधार पर आपको पत्र को पूर्ण करना होगा। यह आपके 4 अंकों का होगा। रचनात्मक कार्य आपके कुल 16 अंकों का है, ठीक है, जिसमें संकेत धारित संवाद लेखनम का मतलब होता है वार्तालाप, संभाषणम, ठीक है। तो ये भी आपके संकेत धारित आएगी। कहने का तात्पर्य मंजूषा आएंगे, ठीक है। उन मंजूषाओं के आधार पर हमें इसको हल करना है। तो यह भी आपके 4 अंकों का होगा। इसी प्रकार चित्रधारित वर्णन, एक चित्र दे दिया जाएगा और उस चित्र के माध्यम से हमें वर्णन करना होगा, वाक्य बनाने होंगे। अथवा संकेत धारित अनुच्छेद लेखन भी हो सकता है। अथवा में एक संकेत धारित अनुच्छेद लेखन हो सकता है। इस अनुच्छेद लेखन में कोई कहानी है, उन कहानियों में हमें यह भरना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यह करना होगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक, कितने श्लोक लिए जाएंगे बच्चों? 2 श्लोक लिए जाएंगे। किससे? पाठ्य पुस्तक से। तो आपके पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक आपको याद करने हैं। निश्चित रूप से श्लोक वाले पाठ है वो हटेंगे नहीं आपके, सुभाषित वाले इस प्रकार के पाठ। तो उसमें से आपको 2 श्लोक याद करने होंगे। यह भी आपके 4 अंकों का होगा।
ठीक है। तो बच्चों हमारे कुल बिंदु कितने हुए? ये 4 बिंदु हुए। कितने हुए? 4। पहला पत्र, दूसरा संवाद, तीसरा चित्रधारित या अनुच्छेद, चौथा कोई 2 श्लोक याद करने हैं। ठीक है। तो यह हमारे 16 अंकों का होगा, प्रत्येक 4-4 अंकों का है। अब हम चर्चा करते हैं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जिसे हमें तैयारी भी अच्छी प्रकार से करनी है। वह है आपका अनुप्रयुक्त व्याकरणम। जो हमारे पाठ्यक्रम में व्याकरण है, ये 24 अंक की व्याकरण होगी। कितने अंकों की होगी बच्चों व्याकरण? 24 अंकों की, जिसके अंतर्गत संधि, संधि में 3 प्रकार है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के अंतर्गत आपके दीर्घ, गुण, यण, अयादि और पूर्व रूप, ये संधि आने वाली है। यह आपके 1 अंक की होगी। इसी प्रकार व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में परस, परसवर्ण, छत्व, जसत्व, तुकागम, मौनस्वर, ये संधि भी आपके व्यंजन संधि है। ये भी आपके 1 अंक की होगी। इसी प्रकार बात करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आपके उत्व, रत्व, सत्व और विसर्ग लोप, ये चारों संधि आपके 1 अंक की होगी। कहने का तात्पर्य प्रत्येक संधि आपके 1-1 अंक की है। तो आपकी कुल संधि कितने अंक की हुई? 3 अंक की हुई। ठीक है। अब हम बात करते हैं समास। समास के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययभाव समास, ये तीनों समास 1-1 अंक के हैं। कुल आपके 3 अंकों का समास होगा। ठीक है। कौन कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभाव समास। ठीक है। तो ये तीनों समास आपके 3 अंकों का है। तो हमें समास में 3 अंकों की तैयारी करनी है। ये प्रारंभ हमें करना है। इसी प्रकार बात करते हैं पाठ्यक्रम में हमारे प्रत्यय है। तो प्रत्यय में 3 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कथित, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तो देखिए आपका एक तव्यत प्रत्यय है, अन्यर है, क्षत्रिय है और सानच है। ठीक है। यह आपके 2 अंकों का होगा। ठीक है। कौन कौन सा? तव्यत, अन्य, क्षत्रिय और सानच, ये 2 अंकों का प्रत्यय होगा। इसी प्रकार मतुप, इन, ठक, त्व और तल, यह आपके 1 अंक का प्रत्यय होगा। इसी प्रकार ताप और डिप जो स्त्री प्रत्यय है, यह आपके 1 अंक का होगा। कुल प्रत्यय आपके 4 अंकों के होंगे। ठीक है बच्चों। संधि आपके 3 अंकों की, समास आपके 3 अंकों का और प्रत्यय आपके 4 अंकों का होगा। इसी प्रकार व्याकरण में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए वाच्य, वाच्य परिवर्तन, यह आप 10वीं कक्षा में पहली बार पढ़ेंगे। यह आपके 9वीं के पाठ्यक्रम में भी नहीं था। तो निश्चित रूप से आप इसको पढ़े और निश्चित रूप से यह आपके पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित रहेगा। यह हटने वाला नहीं है। ये केवल लट लकार में ही आएगा। तो बच्चों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी दे देंगे। यह आपके वाच्य 4 अंकों का है। आज हम मात्र केवल पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम पाठ्यक्रम देखेंगे और पाठ्यक्रम के बाद हम बिल्कुल हमारी तैयारी में जुट जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार अगला है घटिका, समय लेखना, मतलब कि घड़ी का चित्र होगा। उस चित्र के अनुसार हमें बताना होगा कि इसमें कितना समय हुआ है। सपाद भी है, सार्ध है, पादोन है और पूर्ण समय, इस प्रकार के समय है। तो यह आपके 3 अंकों का होगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए संख्या भी आपके पाठ्यक्रम में है। संख्या में 1 से 5 तक वाक्य में प्रयोग, 1 से 5 तक जो गिनती है उनका वाक्य में प्रयोग आ सकता है। इसी प्रकार 1 से 100 तक की जो गिनती है उनको लिखवाया जा सकता है, कोई सा भी अंक दिया जा सकता है और उन अंकों को संस्कृत में लिखवाया जा सकता है। इसलिए हमें 1 से 100 तक के अंकों की गिनती का अभ्यास करना है। यह आपके 2 अंकों की होगी और निश्चित ही मैं आपको इस
बिंदु की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 1 से 100 तक क्या हजारों लाखों करोड़ों तक आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगला जो हमारा बिंदु है वचन, लिंग, पुरुष, लकार, इनकी दृष्टि से संशोधन। संशोधन किसका? वाक्य संशोधन। यह आपके 1 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 1 अंक का। इसी प्रकार हमारा जो अंतिम बिंदु है वह है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम क्या है? जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से क्या आएगा। तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक हमारी 28 अंक की है। अब इस 28 अंक का किस प्रकार विभाजन हुआ है वो ध्यान से आप सुने और समझे कि एक गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, इन तीनों का एक एक पैराग्राफ आपके आएगा और उस पैराग्राफ में से आपको प्रश्न दिए जाएंगे। उन प्रश्नों को आप उस गद्यांश से ढूंढकर लिखेंगे। ठीक है, तो तीनों आपके 4-4 अंकों के होंगे। कुल आपके 16 अंक के हो जाएंगे। ठीक है, हिंदी अर्थ की आवश्यकता नहीं है। भाषिक कार्य में बच्चों यह आता है कि कर्तृपद किम, क्रियापद किम, विशेषण पद किम, विशेष्य पद किम, इस प्रकार का भाषिक कार्य पूछा जाता है। ठीक है, भाषा बोधनम के अंतर्गत जैसे इसका प्राय शब्द क्या है ना, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यह आपके 2 अंकों का होगा। इसी प्रकार अन्वय, बच्चों जो पद्यांश वाला पाठ है उसका अन्वय आएगा। उस अन्वय में 4 रिक्त स्थान दिए जाएंगे। उन रिक्त स्थानों को आप भरोगे, इसमें आपको मंजूषा मिलेगी। तो यह अन्वय आपके भी 2 अंक का होगा। इसी प्रकार प्रश्न निर्माण, अगला बिंदु हमारा कौन सा है? प्रश्न निर्माण आपके 3 अंकों का होगा। कितने अंकों का बच्चों? 3 अंकों का। ठीक है, अब अगला है हमारा कथा कर्म संयोजन। ठीक है, कथा कर्म संयोजन। अब बच्चों कथा कर्म संयोजन में क्या है कि कथा रहेगी, उस कथा को हम क्रमबद्ध लिखेंगे। यह हमारे 3 अंकों की है। कितने अंकों की? 3 अंकों की है। इसी प्रकार अगला है शब्दार्थ मेलनम। शब्दार्थ का हमको मिलान करना है। क खंड और ख खंड इस प्रकार का हमें दिया जाएगा। उस क खंड को ख खंड से मिलान करना है। इस प्रकार का हमारा 3 अंकों का होगा। तो यह हमारा जो पठित अवबोधनम है, पाठ्य पुस्तक है, वह 28 अंक की होगी। तो कुल मिलाकर हम चर्चा करते हैं तो 12, 16, 24 और 28 ये कुल हमारे 80 अंकों का क्या है? मैटर है। ठीक है, अब हमें इनकी तैयारी करनी है। अब निश्चित रूप से आपके सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार आपको नियमित वीडियो भी प्राप्त होंगी और इन वीडियो को आप अपनी तैयारी में लेंगे और अपन अपनी तैयारी को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्योंकि विद्या में कभी किसी प्रकार का आलस्य नहीं करना चाहिए। आलस्य से कुतो विद्या, आलस्य करने वाले को विद्या कहाँ। इसलिए विद्यार्थी को निरंतर लगे हुए रहना चाहिए, निरंतर पढ़ते हुए रहना चाहिए और पढ़ाई है वो कभी कहीं भी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए हमें अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू करना है। ठीक है बच्चों, तो आज आपको सीबीएसई 10वीं का पाठ्यक्रम समझ में आ गया। अब इस पाठ्यक्रम के अनुसार हम अपना अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ एवं निरोगी रहे।